कभी कभी कोई खबर सिर्फ एक हेडलाइन नहीं होती, उसके पीछे छिपी होती है एक पूरी कहानी, हिम्मत की, एक मुश्किल ऑपरेशन की और एक ऐसे सिस्टम की जो कई राज्यों में फैला हुआ है। तो आइए आज एक ऐसे ही बचाव अभियान की परतें खोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। सोचकर देखिए, 1800 किलोमीटर, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस चुनौती का अंदाजा देता है जिसका सामना हमारी कानून लागू करने वाली एजेंसियों को करना पड़ता है जब कोई अपराध राज्यों की सीमाएं लांघ जाता है। हम इस पूरे मामले को 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले अपराध की असल कहानी क्या है, फिर जानेंगे कि ऐसे मामलों में क्या-क्या चुनौतियां आती हैं। तीसरा, एक रेस्क्यू ऑपरेशन की प्लानिंग कैसे की जाती है। चौथा, रेस्क्यू के फौरन बाद क्या होता है। और आखिर में न्याय और मदद की प्रक्रिया कैसे काम करती है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। देखिए, ये सब 14 अगस्त को शुरू हुआ, जब लड़की को किडनैप किया गया। उसे सीधे कर्नाटक ले जाया गया और वहां लगभग 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसे भयानक तकलीफों से गुजरना पड़ा। इस बीच 11 सितंबर को उसकी मां ने हिम्मत दिखाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और फिर 10 अक्टूबर को पुलिस ने उसे सफलतापूर्वक बचा लिया और आरोपी को भी धर दबोचा। अब ये मामला सिर्फ एक किडनैपिंग का नहीं था। जैसे ही पीड़ित को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया गया, ये एक इंटरस्टेट क्राइम बन गया और बस यहीं से असली चुनौती शुरू हो जाती है। संयुक्त राष्ट्र की ये बात इस समस्या की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देती है। मतलब ये किसी एक अकेले अपराधी का काम नहीं है, बल्कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जो किसी राज्य की सरहदों को नहीं मानता। और यही बात ऐसे केस को सुलझाना इतना मुश्किल बना देती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसे कहते हैं अंतर्राज्यीय प्रोटोकॉल। इसे आप एक तरह की रूल बुक समझ सकते हैं, जो ये पक्का करती है कि जब अलग अलग राज्यों की पुलिस टीमें एक साथ काम करें तो कोई कंफ्यूजन ना हो और पीड़ित की सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता रहे। अच्छा, तो ये प्रोटोकॉल असल में काम कैसे करता है? कैसे इतने मुश्किल कई राज्यों में फैले एक रेस्क्यू ऑपरेशन को प्लान और एग्जीक्यूट किया जाता है? आइए इसके अंदर झांकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूपी पुलिस की टीम, जिसे विजिटिंग टीम कहते हैं, कर्नाटका पुलिस यानी होस्ट टीम से संपर्क करती है। फिर दोनों मिलकर एक जॉइंट टीम बनाती हैं। टीम लीडर हर सदस्य को उसका रोल समझाता है, लोकल शेल्टर होम्स को अलर्ट पर रखा जाता है और सबसे जरूरी बात, पूरे ऑपरेशन को टॉप सीक्रेट रखा जाता है ताकि कोई भी जानकारी लीक ना हो। इस प्रोटोकॉल की एक बहुत ही खास और जरूरी बात है, वो ये कि रेस्क्यू टीम में कम से कम 2 महिला पुलिस अधिकारियों का होना अनिवार्य है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि पीड़ित के साथ संवेदनशीलता से पेश आया जाए और वो थोड़ा सहज महसूस कर सके। अब ये स्लाइड दिखाती है कि ये प्रोटोकॉल सिर्फ कागज पर क्यों नहीं रहना चाहिए। ये यूएनओडीसी की एक केस स्टडी है। दिल्ली में एक ऑपरेशन हुआ जहां प्रोटोकॉल को ठीक से फॉलो नहीं किया गया। नतीजा, कई बचाई गई लड़कियां फिर से लापता हो गईं। वहीं बैंगलोर में हुए ऑपरेशन में प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन हुआ और कामयाबी 100% रही। फर्क बिल्कुल साफ है ना? रेस्क्यू तो हो गया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में पीड़ित के लिए इंसाफ की लड़ाई तो यहीं से शुरू होती है। यहां एक बहुत जरूरी कानूनी फर्क है। जब किसी नाबालिग को बचाया जाता है तो उसे अपराधी या गवाह की तरह नहीं, बल्कि देखभाल और सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चे के रूप में देखा जाता है। इसीलिए उसे कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने नहीं, बल्कि बाल कल्याण समिति यानी CWC के सामने पेश किया जाता है। तो ये CWC क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, बच्चे के लिए जो सबसे अच्छा हो वो सुनिश्चित करना। ये बच्चे के पुनर्वास, उसकी पढ़ाई और उसकी मेंटल हेल्थ पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ एक कानूनी केस नहीं देख रहे होते, बल्कि एक जिंदगी को दोबारा संवारने में मदद कर रहे होते हैं। और इसी प्रोसेस में एक बहुत बड़ा खतरा भी छिपा होता है। यूएनओडीसी का प्रोटोकॉल चेतावनी देता है कि अक्सर अपराधी खुद को पीड़ित का रिश्तेदार बताकर उसे वापस अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करते हैं। यहीं पर पुलिस और CWC को बहुत ज्यादा सतर्क रहना पड़ता है और ऐसी किसी भी कोशिश का सख्ती से विरोध करना होता है। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं, अपराधी के लिए सजा और पीड़ित के लिए सपोर्ट। आरोपी पर बहुत संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अपहरण और बलात्कार के साथ साथ पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया। ये एक्ट खासतौर पर बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए बनाया गया है और इसमें बहुत सख्त सजा का प्रावधान है। न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि पीड़ित को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना भी है, और ये आंकड़ा उसी मदद का एक हिस्सा है।
ये 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश पीड़ित मुआवजा योजना के तहत दी जाने वाली कम से कम राशि है। ये पैसा पीड़ित को उसके पुनर्वास, पढ़ाई या किसी भी और जरूरत के लिए एक जरूरी आर्थिक मदद देता है, ताकि वो उस सदमे से उभरकर एक नई शुरुआत कर सके। तो हमने देखा कि कैसे एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, लेकिन ये सब हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। एक सफल रेस्क्यू और अपराधी की गिरफ्तारी तो सिर्फ शुरुआत है। न्याय और पुनर्वास के इस लंबे रास्ते पर एक सर्वाइवर को असल में और किन चीजों की जरूरत होती है?